हेलो एवरीवन। कल हमने सिलेबस डिस्कस करा था पीजीटी केमिस्ट्री एस्टर 2026, जहाँ पर हमने बात करी थी कुछ टॉपिक्स के बारे में। सो उसमें से हम आज एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, आज थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सो अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो इसके अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है एक बारी वो देख लेते हैं। इसके अंदर आपको देखना है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कि जो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? उनको हमने प्रॉपर्ली क्लासिफ़ाई करा हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमें पढ़ना है कि उसकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? फिर हमें देखना है उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की उसकी हिस्ट्री क्या है? पहले कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दी, फिर नेक्स्ट कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दी। सो ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद हमें करना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को स्टडी करना है, ठीक है? देन लॉन्ग फॉर्म टेबल वही आपका है, पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है, जिसके अंदर आपके 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। उसके बाद आपके ब्लॉक्स, ये भी आपका पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है। उसके अंदर आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे हम स्टडी करने वाले हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू के अंदर, ठीक है? कि आपका ट्रेंड पूछ लेता है एग्जामिनर कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। वैलेंसी, ऑक्साइड्स, रिएक्टिविटी, ये भी आपसे पूछ लेता है। फिर उसके बाद पीवाईक्यू को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। सो व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो प्रॉब्लम थी कि मैनी एलिमेंट्स मेक इंडिविजुअल स्टडी डिफ़िकल्ट, ठीक है? इंडिविजुअली स्टडी करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने उनको एक कुछ ग्रुप्स में क्लासिफ़ाई करा, ठीक है? उसके बाद है एलिमेंट्स शो रिकरिंग पैटर्न्स इन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स थे वो एक रिकरिंग पैटर्न शो कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसलिए उनको क्लासिफ़ाई करना पड़ा कि इन पर्टिकुलर को हम यहाँ रखते हैं, इनको अलग से स्टडी करेंगे क्योंकि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है, इनको इधर रखते हैं, इनकी अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इस तरीके से क्लासिफ़ाई करने की ज़रूरत हमें पड़ी थी। क्लासिफ़िकेशन ऑर्गेनाइज़ेज़ फैक्ट्स एंड हेल्प्स प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज़। वही सेम बात है कि जो हमारे फैक्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करा था, उनको क्लासिफ़ाई करने की ज़रूरत पड़ी थी कि इनकी, ताकि हम ये डिस्टिंग्विश कर सकें कि अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर फिज़िकल प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं, इनको यहाँ रख दिया। ये इतनी केमिकल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, इनको हमने यहाँ रख दिया। तो इस तरीके से हमने उनको क्लासिफ़ाई किया। ये चीज़ हम आगे देखेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे। सो इसको अभी यहाँ रहने देते हैं। अब आते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर। सो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले आपके जो आए थे वो आए थे लेवोशियर, ठीक है? इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी थी, कब दी थी? 1789। 1789 में क्लासिफिकेशन दी थी कि चलो ठीक है, क्लासिफाई करना है एलिमेंट्स को। तो कैसे क्लासिफाई करते हैं? उन्होंने सिंपल बता दिया कि इसको क्लासिफाई कर देते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? कि कुछ हमारे पास मेटल्स हैं, कुछ हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स हैं। बट ये हमारी फेल हो गई थी, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स थोड़ी है, हमारे पास तो नॉन मेटलॉइड्स भी हैं, जो कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है? वो भी तो हैं। और जब लेवोशियर ने ये क्लासिफिकेशन दी, उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे, वो हमारे कुछ 33 एलिमेंट्स हमारे पास नोन थे। उसके बाद 1829 में आए डॉर्बियर, ठीक है? जिन्होंने क्या दिए? ट्राइड्स। उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स को क्या है, 3-3 के ग्रुप में बाँट लो। और जो मिडल का एटॉमिक मास होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ लाइक एक्स, वाई और ज़ेड, ठीक है? ये मैंने कोई ग्रुप मान लिया। और जो बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा, वो इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज होगा, ठीक है? इसने कहा कि एक तो आप इंक्रीज़िंग ऑर्डर में रखो, और इंक्रीज़िंग ऑर्डर में भी इस तरीके से रखो कि जो बीच वाले का एटॉमिक मास होगा, वो बाकी जो कॉर्नर में है, उन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। तो जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, ये तो जनरल था। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है आपका? 7। पोटेशियम का कितना होता है? 39। तो आप इन दोनों को ऐड करो, 39 प्लस 7, इसको करो डिवाइड बाई 2। तो आपका यहाँ से क्या आएगा? 23। आप कैलकुलेट करके देख लेना। और 23 क्या है हमारा? 23 एटॉमिक मास है किसका? सोडियम का।
लेकिन ये जो बात थी, जो इन्होंने कहा था, ये कुछ हद तक तो फ़ॉलो हुई थी, कुछ ट्राइब्स पे तो फ़ॉलो हो रही थी, बट जो आगे जाकर हमने ट्राइब्स बनाए, उन पर फ़ॉलो नहीं हो रही थी। तो ये भी आपका कहीं न कहीं फ़ेल कर गया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आए थे न्यूलैंड्स 1865 में, जिन्होंने कहा ऑक्टेव्स में रखो। इन्होंने कहा था ट्राइब्स में रखो, ठीक है? इन्होंने कहा ऑक्टेव्स में रखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एवरी एट्थ एलिमेंट शोड सिमिलैरिटी। तो इन्होंने जो ऑक्टेव्स बनाए, वो किसके हिसाब से बनाए थे? एक म्यूज़िकल नोट को ध्यान में रखते हुए बनाए थे। जैसे आपका म्यूज़िकल नोट होता है सा, रे, गा, मा, पा, द, नी और फिर से आपका क्या आता है? सा, ठीक है? तो हर एक फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा आपके एट्थ एलिमेंट के जैसा। तो इन्होंने इस ट्रेंड को ऑब्जर्व किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? जैसे आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ पर जब हम देखते हैं तो फिर से सा आता है। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए इन्होंने क्या करा, इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑक्टेव्स की फॉर्म में। बट ये भी हमारी कहीं न कहीं फेल हो गई थी, इतने अच्छे से नहीं हम इनको क्लासिफाई कर पा रहे थे एलिमेंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं मेंडलीव, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। इन्होंने 1869 में क्या दिया था? पीरियोडिक लॉ। इन्होंने कहा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक विद एटॉमिक मासेस, इसके बारे में बताया, एंड गैप्स प्रेडिक्टेड न्यू एलिमेंट्स। तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से इन्होंने क्या करा कि अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वो क्या शो करेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। और इन्होंने अपनी टेबल के अंदर कुछ गैप भी छोड़ दिए थे कि फ्यूचर में हमारे पास जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवरी होगी जिनकी, उनके लिए भी गैप छोड़ दिए थे अपनी टेबल के अंदर। तो इन्होंने ये भी एक अच्छा काम करा था। एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने बोला था कि प्रॉपर्टी शो करेंगे, बट यहाँ पर इन्होंने जो बात बोली एटॉमिक मास, यहाँ पर इनकी लिमिटेशन आ जाती है। एटॉमिक मास के हिसाब से जो हमने रखना स्टार्ट किया, तो कहीं हद तक तो चीज़ें फ़ॉलो हो रही थी, बट यही कुछ टाइम बाद ये चीज़ भी हमारी फ़ॉलो नहीं हो रही थी। तो ये वाली भी हमारी फ़ेल हो गई थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं हेनरी मोस्ले। इन्होंने 1913 में हमें मॉडर्न बेसिस दिया। एटॉमिक नंबर एस्टेब्लिश्ड एज द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। अब तक हम ऊपर जितनी भी क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं, सब में देख रहे हैं कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, यहीं पर गलती हो रही थी। इन्होंने तो इसको करेक्ट करा और किसके हिसाब से करा? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और जब हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट करा, तो हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छे से रिपीट हो रही थी। ठीक है? तो और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो हेनरी मोस्ले ने दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वर्ड हमने यूज़ मेंडलीव वाला करा है, क्योंकि ये वर्ड इन्होंने ही दिया था। इन पे सिर्फ हमने क्या लगाया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम इसको बोलते हैं। और इसी को हम आगे जो इन्होंने टेबल दी थी, इसी को हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मेंडलीव की कंट्रीब्यूशन लिखी हुई है और लिमिटेशंस लिखी हुई हैं। सो अगर कंट्रीब्यूशंस की बात करें, तो उन्होंने क्या करा था? अरेंज्ड एलिमेंट्स मेनली इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। एलिमेंट्स को ग्रुप किया था, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है उनको ग्रुप कर दिया था। गैप छोड़ दिए थे कि भाई जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं तो वो आगे आएँगे, तो उनके लिए गैप छोड़ दिया पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है? एंड करेक्टेड सम एटॉमिक मासेस यूजिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़। कुछ एटॉमिक मास करेक्ट भी करे थे अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर अब लिमिटेशंस की बात करें, तो सबसे पहले कि हाइड्रोजन की कोई सैटिस्फैक्टरी पोजीशन ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हाइड्रोजन तो आपका इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। सॉरी, इट्स H, 1H, 2H एंड 3H। ठीक है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं और इन्होंने किस हिसाब से अपने एलिमेंट्स को रखा था? एटॉमिक मास के हिसाब से। अब ये तो 3 मास है इसके, 1, 2 एंड 3। ठीक है? तो कोई सैटिस्फैक्टरी पोजीशन ही नहीं थी इसकी, क्योंकि ये आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो सेम पॉइंट है सेकंड भी, कि जो आइसोटॉप्स थे कुड नॉट बी प्लेस्ड बाय एटॉमिक मास ऑर्डर। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं जिनका आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है,
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बट डिफरेंट क्या होता है आपका? मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट मास नंबर यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। सम एनॉमलस पेयर रिमेन्ड, कुछ हमारे पेयर ऐसे रह गए थे जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, उनको हम कहीं भी अरेंज नहीं कर पा रहे थे, और जो भी पीरियोडिसिटी हो रही थी उसकी कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन मेंडलीव ने नहीं दी थी। सो ये उसके कुछ लिमिटेशंस थी और ये उसके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। अब आगे हम बात करते हैं जी, ये हमारी जो टेबल है ये मेंडलीव ने हमारी टेबल दी थी, ठीक है। मेंडलीव की टेबल से एज सच एचटेट के अंदर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ट्रेंड से, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ठीक है। तो इसको स्टडी करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे मूव करते हैं, जो कि आपका है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इसको स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब हम एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं तब वो क्या शो कर रहे हैं? एक प्रॉपर्टीज में अपना एक पीरियोडिक फंक्शन शो कर रहे हैं, पीरियोडिकली उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। एक यूनिक आइडेंटिटी है एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 11 एटॉमिक नंबर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सोडियम, ठीक है। अगर मैं कहूँ 16 तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सल्फर। तो ये एक एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी होती है। पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी आपका होता है रेगुलर रेकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज विद इंक्रीजिंग जेड। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर जेड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या है? एक रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज करती हैं, रेगुलर पैटर्न में हमें दिखाई देती है, सॉरी, ठीक है। Z क्या करता है? इलेक्ट्रॉन काउंट बताता है। इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हमें पता है तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एंड देन हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं कि वो कैसी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है। आगे मूव करें तो हमारे पास है ये टेबल, दिस इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको विजिबल है, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास एस ब्लॉक, आई हैव टू चेंज द कलर, या सो हमारे पास होता है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। 4 ब्लॉक्स होते हैं। अब हमने ये बोल दिया कि ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, ये कैसे बोला? तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये एक आपका होता है इक्वेशन बोल लो या एक मेथड बोलो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d for P, and then you have 5s 4d 5p 6s, ठीक है। 4d इसको फिर से लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ 4d, ठीक है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ सोडियम की, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 11, ठीक है। सो आप इसमें फिल कर दो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी किसकी? सोडियम की। तो हमने इसको सोडियम को एस ब्लॉक के अंदर ही क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में आ रहा है? एस में। तो इसलिए हमने इसको क्या किस में रख दिया? एस ब्लॉक के अंदर रख दिया। अब अगर मैं बोलूँ पी ब्लॉक, तो इसका एग्जाम्पल ले लो फ्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपका 9, ठीक है। 9 एटॉमिक नंबर होता है। फिल करो 1 2 3 4 एंड उसके बाद जब आप फिल करोगे तो यहाँ पर फिल नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 5, ठीक है। 5 6 7 8 9 कर दिया इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के केस में वो कौन से शेल में आ रहा है? पी में। तो इसलिए हमने फ्लोरीन को कहाँ रखा हुआ है? पी ब्लॉक में। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पर्टिकुलरली एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए एस ब्लॉक में रख दिया, जो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जा रहा है उनको डी ब्लॉक में रख दिया, पी ब्लॉक में एंड देन योर एफ ब्लॉक, ठीक है। इस तरीके से हमारे ब्लॉक हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास 18 ग्रुप्स होते हैं,
ग्रुप कितने होते हैं 18 और पीरियड कितने होते हैं 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, ये जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, ये वाला, देन सेकंड, देन इधर से थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन सेवंथ, ये जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये क्या है आपके पीरियड्स। ठीक है, एंड दिस इज योर 1 2, ये जो इस तरीके से आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं ग्रुप। ये हमारे क्या है पर्टिकुलरली ग्रुप। जैसे आपका ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 13 to 18 आपका पी ब्लॉक के अंदर आता है। तो ये आपके क्या है रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली इसलिए क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं। ठीक है, ग्रुप 2 को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स क्योंकि अर्थ में मिलते हैं। ठीक है, इनकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इनका नेचर कैसा होता है एल्कलाइन। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एस ब्लॉक के अंदर आपके मेनली क्या होते हैं मेटल्स। उसके बाद अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो आपका बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन फैमिली या इसको हेलोजेंस बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, एंड देन आपका 18th आता है जिसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो कि आपकी इनर्ट होती हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस होते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती, इनका नेचर रिएक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है फुली फिल्ड होती है। फुली फिल्ड तो स्टेबल होती है, वो अपने आप में स्टेबल है, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक, तो ये नोबल गैसेस हैं, ये आपके फ़क्कल बिरियात। इनको याद करने का मेरा अलग ट्रिक है, आपका अलग हो सकता है, तो मैं इनको इस तरीके से याद करती हूँ। फ़क्कल बिरियात, हनी अगर कर ज़ीरो रन आपका नोबल गैसेस के लिए। तो ये आपके हेलोजेंस हैं और ये आपके क्या है नोबल गैसेस। इसके अंदर ये आपके नोबल गैसेस मैंने बता दिया, ये आपके हेलोजेंस हैं। ठीक है, ये जो पिंक में आपको दिख रहे हैं अपर राइट कॉर्नर में, जो ग्रीन और पिंक में आपको दिख रहे हैं, ये हैं आपके नॉन मेटल्स। ठीक है, जिगजैग पैटर्न में ऑरेंज कलर से जो डिनोट कर रखे हैं वो हैं आपके मेटलॉइड्स। और ये जो स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके मेटल्स। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया पी ब्लॉक का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ हमारा 21 से स्टार्ट होता है और अगर हम इस पर्टिकुलर रो की बात करें तो यहाँ हमारा 30 तक चला जाता है। सो 21 to 30 ये हमारा कौन सा पीरियड है 4th पीरियड। ठीक है, ये आपके क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं पूरे डी ब्लॉक के अंदर। जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए क्योंकि ये आपके मेटल्स और कुछ इधर आपके नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, इनके बीच में प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसलिए हमने इनको रखा भी बीच में हुआ है और बोलते क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ये ट्रेंड कैसा फ़ॉलो करते हैं कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो कैसा ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं कैसा ट्रेंड है, ये हम आगे जब आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी इनको स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं देखनी वो चीज़ें। और एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर से ही आए हैं। यहाँ पर हमारा लैंथेनम है, यहाँ एक्टिनम है। तो लैंथेनम के बाद कुछ एलिमेंट्स थे जो एक अजीब-सा प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो उनको हमने उठा कर के नीचे रख दिया अलग से और उसको बोल दिया लैंथेनाइट सीरीज़। एक्टिनम के बाद भी कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स थे जो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो उनको भी एक्टिनाइट सीरीज़ का नाम देके और उनको भी हमने नीचे रख दिया। इनके अंदर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये चीज़ें आती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे अलग से। अभी यहाँ पे उनको डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना देख लो कि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर आपका एस ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका कौन से शेल में जा रहा है उस हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल, इट इज नॉट मेटल, सॉरी, एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो बेसिक देख लिया। और अगर आपको छोटा एटॉमिक नंबर दे रखा है लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके एटॉमिक नंबर आपको जनरली याद रहते हैं, तो उनका तो आप लिख लेते हो। ठीक है, कि आपने ये बेसिक सा याद कर लिया और आपको एटॉमिक नंबर पता है और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब हम बात करते हैं मैजिक नंबर के बारे में। मैजिक नंबर आपका हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। अगर आपको एटॉमिक नंबर क्या दे दिया, ज़्यादा का दे दिया, तो आप उस केस में क्या है लिख पाते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से आपको हेल्प मिलती है। जब क्वेश्चन आता है आयनाइज़ेशन एनर्जी के ट्रेंड को लिखने का, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, एलिमेंट का पहले वो करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। उसके बाद आप उसका पता लगा पाते हो कि वो कैसा ट्रेंड फ़ॉलो कर रहा है, उसकी आयनाइज़ेशन एनर्जी इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, कैसे क्या कर रही है, तो आपको आगे फर्दर हेल्प करती है। सो मैजिक नंबर की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर हीलियम का क्या होता है, 2 एटॉमिक नंबर, ठीक है। मैजिक नंबर बेसिकली आपका है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक नंबर होता है। मैजिक नंबर इसलिए क्योंकि आप पूरी पीरियोडिक टेबल में से किसी भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जैसे ये आपका 2 है, नियॉन का हमें पता है क्या होता है 10, आर्गन का हमें पता है क्या होता है 18। ये आया कैसे? 2 में क्या ऐड किया? 8 ऐड किया। फिर फर्दर क्या ऐड किया? 8 ऐड किया। अब हमें क्रिप्टन का नहीं पता क्या एटॉमिक नंबर है, तो 18 में क्या ऐड करेंगे? 8 के बाद क्या है? 8 ऐड कर दिया, 8 ऐड कर दिया, फिर क्या ऐड करना है? 18। तो इसमें फर्दर हम 18 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 36। तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 36। उसके बाद ज़ेनॉन आता है हमारे पास, तो अब ये 18 ऐड हो गया, फर्दर 18 ऐड कर दो, क्या आएगा? 54। तो ज़ेनॉन का क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर? 54। उसके बाद रेडॉन आता है, तो फिर से अब आपके पास 18 है, फिर अब क्या ऐड करना है? 32। 32 ऐड करो, आपके पास क्या आएगा? 86। तो ज़ेरॉन का क्या होगा आपका एटॉमिक नंबर? 86। और अगर आपको नोबल गैसेज़ का इनका आपको एटॉमिक नंबर पता है मैजिक नंबर की हेल्प से, जो कि आपने निकाल लिया, तो आप किसी का भी क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपका एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल Z इज़ इक्वल्स टू 82। क्वेश्चन आ गया कि Z इज़ इक्वल्स टू 82 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप मैजिक नंबर की हेल्प से इनका निकाल लो, ठीक है। अब 82 को देखो कौन से पीरियड में लाई कर रहा है, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड में, किस में? तो 82 आपका कहाँ आएगा? 86 से पहले आएगा, 54 के बाद। 54 किसका था आपका? ज़ेनॉन का। और ज़ेनॉन कौन से पीरियड का है? 5th पीरियड का, ठीक है। तो 54 के बाद ही तो 82 आएगा, तो अब ज़ेनॉन पे तो हमारा 5th पीरियड खत्म हो गया, तो 82 हमारा किस में आएगा? अगले पीरियड में, किसमें? 6th पीरियड में, ठीक है। 6 पीरियड में आएगा, तो इसका पीरियड लिख लो, पीरियड हमें पता लग गया कि ये 6 पीरियड में आएगा, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले ज़ेनॉन की लिख दो, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ज़ेनॉन आया ना 54। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स तो हमने फिल कर दिए, पीछे के फिल करने दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट अब ज़ेनॉन लिख दो 54, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल होता है n-2 F n-1 D NS NP, ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। तो जो n-1 D है इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, और जो आपका n-2 F है इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, सॉरी, इसको बोलेंगे पेनल्टीमेट शेल और इसको बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल, और ये होते हैं आपके NS-NP, ठीक है। पीरियड 6 है, तो यहाँ पर आपका जो NS-NP है वो क्या हो जाएगा? 6S 6P। थोड़ा सा कर लेती हूँ, ठीक है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? ज़ेनॉन पता चल गया 54, उसके बाद आपका n की वैल्यू पता चल गई 6s 6p, ठीक है। n-1 क्या हो जाएगा आपका? 5d, और n-2 क्या हो जाएगा आपका? 4f, ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है कि अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करें? पहले तो आप ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने हैं। 54 तो हमने यहाँ लिख दिए, और पूछा किसका हुआ है? 82 का। तो 82 में से आप 54 माइनस करके देख लो, आपका 28 आएगा। आपके 28 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए जिसको आपको फिल करना है 4f में, 5d में, 6s में और 6p में। तो कैसे फिल करोगे? उसके लिए आपका रूल होता है n+l रूल, ठीक है, n+l रूल होता है। तो अब l का मैं बताऊँ, अगर l 0 है तो यानी कि हम s की बात कर रहे हैं, l 1 है तो यानी कि p की, l अगर 2 है तो d, और l इज़ इक्वल्स टू 3 है तो आप बात कर रहे हो f की, ठीक है। ये l की वैल्यूज़ होती हैं, याद कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और n का तो हमें पता ही है क्या वैल्यू है। तो अब n+l रूल क्या कहता है कि अगर इनमें से जिसकी भी n+l वैल्यू कम होगी, लीस्ट होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका उसी के अंदर जाएगा, ठीक है। सो n+l देख लो, इसकी बात करते हैं 4f की, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4, और f के लिए l की वैल्यू क्या होती है आपकी? 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा?
7। अब इसके केस में अगर हम बात करें n की वैल्यू क्या है 5 और d के लिए l क्या हो जाएगा 2, तो 5 + 2 अगेन 7। अब यहाँ पर n की वैल्यू 6 है और s के केस में क्या होता है 0, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा n + l 6। ठीक है, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं n + l की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपकी 6 और p के लिए l है 1, तो आपका 6 + 1 अगेन क्या हो जाएगा 7। अब सबसे लीस्ट वैल्यू किस में है 6s की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी में जाएंगे। अब s में जाते कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो डाल दो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारे पास है 7 7 7। अब हमने देखा था कि लीस्ट वैल्यू है उसमें फिल करना है, लेकिन यहाँ पर तो सबकी वैल्यू सेम आ गई। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि जिसकी n की वैल्यू लीस्ट हो। अब यहाँ पर सिर्फ हम देखेंगे n की वैल्यू। ठीक है, सिर्फ n की वैल्यू लीस्ट है तो वहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अब वहाँ जाएगा। लीस्ट वैल्यू n की किसकी है यहाँ पर 4f में। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दो और f में आते कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब हमारा ये पूरा भर गया है। उसके बाद अब इसमें इन दोनों में से देखें तो अब लीस्ट किसका है 5 है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये भी भर गया। अब हमारे पास क्या बचा यही बचा, और इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 10 + 10 20 22 एंड देन योर 26 भर दिए, बचे कितने 2, तो ये 2 बचे हुए हमने डाल दिए यहाँ पे। और ये हमारी क्या होगी, ये हमारी आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए Z = 82 के लिए। तो अगर आपको n + l रूल के बारे में पता है, अगर आपको मैजिक नंबर के बारे में पता है और मैजिक नंबर से अगर आपने नोबल गैसेस की एटॉमिक नंबर का पता लगा लिया, तो आप किसी भी पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के केस में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जो कि आपको लिखनी आनी चाहिए। और ज़ेनॉन की अगर इसमें भी पूछ ले, ज़ेनॉन को पूरा खोल के लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 3s, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके लिए आप ये देख लो, आपको ये याद कर लो जो मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, ये वाला याद कर लो, इसमें फिल करके देख लो। ठीक है, तो इसमें फिल करो, उसके बाद आपका एंटी पेनल्टीमेट शेल, फिर पेनल्टीमेट शेल, फिर उसके बाद आपका जिस पीरियड में लाई करता है, पीरियड क्या बताता है आपको, पीरियड बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख के और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी हेल्प करती है आगे जब हम ट्रेंड्स वगैरह देखेंगे वहाँ पर। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एग्जामिनर आपसे। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ये भी आपका पीरियोडिक टेबल ही है। इसमें वही चीज़ें बता रखी हैं, आपके ट्रांज़िशन एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, यही चीज़ें हैं। ठीक है, ट्रेंड्स हम आगे देखेंगे, ट्रेंड्स कैसे इसके अंदर होते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड बात कर लेते हैं कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। हमने देख लिया 7 हॉरिज़ॉन्टल पीरियड्स होते हैं। ठीक है? 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं जिसको हम फैमिलीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम ग्रुप के अंदर आपका सिमिलर वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी देखा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली हमने। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो ग्रुप 1 को मैंने बताया कि अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, 3 से लेके 12 तक जो आपके बीच में थे। ठीक है, ट्रांज़िशन एलिमेंट्स। ठीक है, कौन सा ब्लॉक था, डी ब्लॉक। ग्रुप 17 आपका हेलोजेंस। ठीक है, फक्कल बिरियात, नोबल गैसेस, हनी अगर कर 0 रन, हनी अगर कर 0 रन। ये कुछ ट्रिक्स है जिससे मैंने याद किया हुआ है, आप भी याद कर सकते हो। ठीक है, एंड तो अब इसके बाद चलते हैं। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो पीरियोडिक टेबल की यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। उसके बाद है ब्लॉक्स आर डिसाइडेड बाय द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया कि आप ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हो। तो जो जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में जा रहा है, जिस भी सबशेल में जा रहा है वो उसी ब्लॉक के अंदर आएगा। तो एस ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका इसमें जा रहा है एस के अंदर, जो कि आपका कौन सा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पी ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है आपका पी में, जो कि कौन से ग्रुप आते हैं जिसमें 13 से लेके 18 तक। डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, इस वाले डी में। ठीक है, जो कि आपका ग्रुप 3 से लेके 12 तक है। एफ ब्लॉक की बात करूँ तो आपका वो एफ में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लॉक डिसाइड करते हो। उसके बाद है आपका एफ ब्लॉक, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स।
इसके अंदर आपका क्या है, लैंथेनॉइड्स में 4f में फिलिंग होती है, तभी हमने इसको किस में रखा हुआ है, f ब्लॉक में। ठीक है, 6th पीरियड में आते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द सीरीज, सीरीज के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम बाद में अच्छे से स्टडी करेंगे कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है। एक्टिनॉइड्स में देखें तो मेनली फिलिंग आपकी 5f में होगी, 7th पीरियड में लाई करता है। ऑल आर मेटल्स एंड एक्टिनॉइड जो है वो आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, और जो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स उसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। अभी यहाँ पे सिर्फ बेसिक ही चीज़ें थी, थोड़ा डिटेल में इसको हम आगे करेंगे। अब आगे मूव करते हैं। इसके अंदर है आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जो है आपकी, ये आपकी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से थी। आपका एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड यहाँ पर आपके इनर ट्रांजिशन थे एफ ब्लॉक। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो आपकी मोस्टली लेफ्ट साइड होते हैं, इधर। ठीक है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमने देखा भी था ग्रुप 1 और 2 में क्या थे, आपके मेटल्स बैठे हुए थे। गुड कंडक्टर्स होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। ठीक है, डक्टाइल, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जो कि क्या प्रॉपर्टी होती है कि आप मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, थिन वायर्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मेलिएबिलिटी आपकी प्रॉपर्टी होती है कि आप इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में चलें तो आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है वो जब ट्रेंड पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका साइज़ के ऊपर कि आपका साइज़ बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो हम उसको बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है नॉन मेटल्स के बारे में देखें तो अपर राइट साइड में होते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि आपके ग्रीन और पिंक कलर के जो बॉक्सेस थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, अपर राइट साइड में वो क्या थे, आपके नॉन मेटल्स। पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यूजुअली ब्रिटल एज सॉलिड्स। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड यानी कि आपका जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो ऐसे आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अगर आप यहाँ से मूव करते हुए चलोगे, यहाँ तक जाओगे तो जितने भी एलिमेंट्स, उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या जाएगा, इंक्रीज होता हुआ चलेगा। मेटलॉइड्स आपके जिगजैग बाउंड्री, मैंने बताया था जो ऑरेंज बॉक्सेस थे यहाँ पर जिगजैग बाउंड्री में प्रेजेंट थे आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो क्या थे, आपके मेटलॉइड्स। मिक्स्ड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर, मेटलॉइड्स जो है आपके वो मिक्स्ड बिहेवियर शो करते हैं, नॉन मेटल का भी और मेटल का भी। उसके बाद ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड आपका टेल्यूरियम। ठीक है, ये कुछ आपके एग्जाम्पल थे मेटलॉइड्स के। आगे मूव करते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अब यहाँ से हमारे ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको भी एक बार इसको देख लेते हैं। इसके बाद हमारा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी ये वाला देख लेते हैं कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस हमारा कैसे ट्रेंड क्या फॉलो होता है। तो अगर मैं फिर से देखूं, ये पीरियोडिक टेबल था इस तरीके से। ठीक है, अब अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड यानी कि आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। ठीक है, तो जो रेडियस है वो आपका डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि जो अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो उसी शेल में फिल हो रहा है, कोई नया शेल ऐड नहीं हो रहा, उसी पर्टिकुलर जो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपके शेल्स हैं, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इसी के अंदर आ रहा है, आपका कोई नया शेल ऐड नहीं हो रहा है। तो इसलिए एटॉमिक रेडियस जो है आपका अक्रॉस अ पीरियड या अलॉन्ग अ पीरियड आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज व्हाइल एडेड इलेक्ट्रॉन्स एंटर द सेम शेल। हाँ, सेम शेल में ऐड करते हैं और आपका जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपको इंक्रीज करता है, यानी कि जेड अफेक्टिव आपका इंक्रीज करता है। अब जेड अफेक्टिव क्या होता है, जेड अफेक्टिव आपका वो न्यूक्लियर चार्ज होता है जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन फील कर रहा है। ठीक है, और जो आपका जेड अफेक्टिव होता है, जेड अफेक्टिव आपका जो है हमेशा लेस होता है एक्चुअल से, जो आपका एक्चुअल है। क्यों लेस होगा, क्योंकि बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे आउटर मोस्ट वाले पे, तो थोड़ा सा कम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनको फील होगा। ठीक है, और ये शील्डिंग कांस्टेंट हम निकालते हैं, पूरा जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालते कैसे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही देख लो कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं तो हमारा रेडियस डिक्रीज होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमारा रेडियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नया शेल ऐड हो रहा है। ठीक है,
हमने पहले इसमें फिलिंग कर दी, फिर एक और शेल ऐड होगा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर एक और शेल ऐड होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो जब ऐसे शेल ऐड होते जाएंगे तो आपका ओवरऑल रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज ही तो करेगा। तो डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो रेडियस क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। अलॉन्ग अ पीरियड मूव करते हैं तो आपका रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, आयनिक रेडियस की, तो आयनिक रेडियस यानी कि आपके जो कैटाइन्स हैं और जो आपके एनाइंस हैं। तो जो आपके कैटाइन्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं देन द पेरेंट एटम, एनाइंस आपके लार्ज होते हैं देन द पेरेंट एटम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए हायर न्यूक्लियर चार्ज यानी कि स्मॉलर रेडियस, ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि उनके अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आइसो का क्या मतलब होता है, सेम, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो उस केस में जिसका हायर न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका क्या होगा, स्मॉल रेडियस होगा। सो अगर हम इन तीनों में बात करें, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम Mg, Mg2+ एंड Al3+, सो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यानी कि Al3+ हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये बस हमने एक स्टार्टिंग कर दी ट्रेंड्स को देखने की कि अलॉन्ग अ पीरियड कैसा ट्रेंड चल रहा है, डाउन द ग्रुप कैसा ट्रेंड चल रहा है। अब आगे जो हम प्रॉपरली ट्रेंड करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है, मेनली जहाँ से क्वेश्चन आता है वो अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको फर्दर जो टॉपिक है उनको पढ़ने से पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो कल की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने सारे आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी और उनके ट्रेंड्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। सो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा समझ में आया होगा अच्छे से, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और कंप्लीट बैच पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।